योर केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे ग्रुप 17 यस हैलोजेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लिया होगा, आई होप सो। अब उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कुछ एक फैक्ट्स हम वहां से भी उठाएंगे, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हम बात करेंगे आज के वीडियो में रिगार्डिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजेंस, देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन मींस फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, ये तो हर ग्रुप के फेवरेट हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, देन हाउ दे विल रिएक्ट विद मेटल्स, and yes, halogen also react with halogens, and very important, oxoacids. Oxoacids of halogens are very much special and very interesting too. इनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? तो let's start with oxidizing nature. Okay, तो first property is oxidizing nature. अगर आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर का, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो बिल्कुल भी क्रैमिंग मत कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट एंड कंसेप्ट बिहाइंड दैट। ऑक्सीडाइजिंग नेचर मीन्स दे विल कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, राइट? They cause oxidation of other species and undergo reduction, है ना? सिंपल सी बात, itself undergo reduction itself। जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसकी खुद की क्या होती है? रिडक्शन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस उसकी रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट मींस उसकी ऑक्सीडेशन, दोनों उल्टा चलते हैं, ठीक है? तो अब ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस इट विल अंडरगो रिडक्शन। तो मैं अगर सिंपल सी बात करूं, कोई भी हैलोजन इट विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म हैलाइड आयन। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर, टू सिंपल। ये कोई भी हैलोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये बन गया हैलाइड आयन, ठीक है? यहां इसके ऊपर क्योंकि मैं इसको X2 नहीं ले रही हूं, तो चलो मैं ऐसे ले लेती हूं, X2 इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये बन गए 2 हैलाइड्स, राइट? तो यहां इसके ऊपर चार्ज कितना है? 0, और यहां कितना हो गया? -1। तो देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी, यस, there is decrease in oxidation state। 0 से हो गया -1, ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन चलेगी, मींस इट हैज एक्सेप्टेड 1 इलेक्ट्रॉन। कैसे? अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से दूसरी साइड जाते हुए हो जाती है +2, तो देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन लॉस। ओके, अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से दूसरी साइड जाते जाते हो जाती है +2, तो देयर इज decrease in oxidation state means gain of electron। ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितनी चार्ज रह जाएगी? +2। इसी तरीके से ये था 0, इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बन गया? X नेगेटिव। तो देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, अब क्वेश्चन क्या है? जितने भी ये हैलोजेंस हैं, सभी की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5, राइट? तो देखो मैं क्वेश्चन बताती जाऊंगी, आपने नोट करते जाना है। तो पहला क्वेश्चन, दैट हैलोजेंस आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। व्हाई दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? क्योंकि इनकी जर्नल कॉन्फ़िगरेशन इज NS2NP5। दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, देखो ऑक्टेट बनाने के इनके पास 2 तरीके हैं, या तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन ये लोग दे दें, और
दे कैन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा प्रोसेस इनके लिए आसान रहेगा? एक मेहमान को संभाल लेना रादर देन सभी को भेज देना, राइट? तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं एंड दे फॉर्म noble gas configuration. That is why they are strong oxidizing agents and they exist as very stable halide ions. Very easily they can take a one electron and form halide ions. ये था सिंपल पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? हेलोजेंस का ऑर्डर क्या है? सारे एक जैसे थोड़ी ना होंगे, सबका साइज अलग, सबकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग, तो सबकी वैल्यू एक जैसी कैसे होगी? तो सेकंड क्वेश्चन विल बी दैट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजेंस। अब आपने ये देख लिया जितनी भी हैलोजेंस हैं दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म हेलाइड आयंस, ठीक है? दैट इज व्हाई अब यहां से यहां तक क्या हो रही है? रिडक्शन। Therefore, they act as oxidizing agents. ठीक? And they have strong tendency. They have strong tendency to accept one electron. एक से ज्यादा तो लेंगे भी नहीं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इनकी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है? ओके। अब इनका ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यही है हमारे पास हैलोजेंस। ओके। एस्टेटीन हर जगह पे बहुत जगहों पे आपने पिछले वीडियो में देखी होगी, लिखी जाती है लेकिन थोड़ी वो फेडेड रहती है, उसको डार्क कलर्स में नहीं दिखा रहे हैं, रिएक्ट ही नहीं करती है, जस्ट 7 आवर्स के लिए वो लाइव रहती है, जिंदा रहती है, 7 आवर्स में वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, रेडियो एक्टिव है ना। तो हम हैलोजेंस के अंदर इन 4 को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है? तो इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है इट decreases down the group, decreases down the group। तो oxidizing nature मैंने पूरा लिख दिया, decreases down the group, यही क्वेश्चन है। अब यहां पे लग जाएगा why, ठीक है? या लग जाएगा what is the order of oxidizing nature in halogens? तो it decreases down the group, it means fluorine, it is the strongest oxidizing, fluorine is the strongest oxidizing agent। मैं जो क्वेश्चन बैंक भेजूंगी ऐसे ही क्वेश्चन चुन चुन के भेजूंगी, तो ध्यान से सुनना है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट strong oxidizing agent, and what about iodine? It is the weakest oxidizing agent। अब कहानी आ गई क्यों? फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग और आयोडीन सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? पहली चीज, इनका साइज बढ़ता जा रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए साइज इतना एप्रोप्रिएट होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन फील करे। आयोडीन खुद ही इतनी मोटू है, उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा हैं, अपना परिवार इतना बड़ा है कि बाहर से कोई मेहमान आ जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता कोई गेस्ट आया है। घर इतना बड़ा है, इतने ज्यादा उसके घर में मेंबर्स हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी जब पता चलता है चलो भाई इसको चाय पानी पिला दो, होल्ड कर लेते हैं, आ गया है ना इलेक्ट्रॉन, चलो रख लो। लेकिन बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अपनी फैमिली में ही बहुत ज्यादा बिजी है। लेकिन फ्लोरीन चुस्त दुरुस्त, फिट एंड फाइन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन सामने आया एकदम से उसको ग्रैस्प कर लिया, ठीक? क्यों? फ्लोरीन बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत स्ट्रांग है। देखो जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्ट्रांग होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ओके, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करें, लेटर ऑन मैं उस क्वेश्चन को भी टेकअप करूंगी, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा रहती है और फ्लोरीन की कम रहती है। लेकिन जनरल ट्रेंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरीन, आफ्टर दैट ब्रोमीन, आफ्टर दैट आयोडीन, राइट? So this is the order which decreases down the group. It means fluorine
it is strong oxidizing agent and iodine it is the weakest oxidizing agent. काम क्या करना है भाई, हमें बनाना है F नेगेटिव, हमें बनाना है I नेगेटिव, हमें बनाना है Cl नेगेटिव, हमें बनाना है Br नेगेटिव. कौन है जो इसमें से सबसे पहले बनेगा? दैट इज फ्लोराइड. कौन है जो सबसे लेट बनेगा? आयोडाइड. ठीक है, अब देखो डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो गया. ठीक, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है. ठीक, ऑल हैलोजेंस हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन फ्लोरीन वेरी फिट एंड फाइन, इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. लेकिन आयोडीन मोटू सेट, अपना इतना बड़ा परिवार है इसका कि बाहर से कोई गेस्ट आ भी जाता है पता ही नहीं चलता, किसी ने पानी पिलाया है कि नहीं, डजंट बॉदर. तो आ गया है ना गेस्ट, ओके यार रख लो कोई बात नहीं. तो आई नेगेटिव तो बन गया, लेकिन ये इतना इंटरेस्टेड नहीं होता इलेक्ट्रॉन लेने के लिए. लेकिन अब क्या करें, इज्जत का सवाल है ना. NH2NP5 एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए भाई नोबल गैस बनने के लिए, तो उसको जबरदस्ती लेना पड़ता है. जबरदस्ती नहीं, वो खुद ले लेता है. राइट, तो ये ऑर्डर डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रहा है. ओके, तो यहां तक सिर्फ आप इतना ही. एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर. ठीक है, ऑर्डर ऐसा क्यों है? क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है. डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस. ठीक है, साइज इंक्रीज करता है तो जो Z इफेक्टिव है डिक्रीजेस. आपको पता है साइज बढ़ा, Z इफेक्टिव, साइज बढ़ गया तो Z इफेक्टिव घट गया. ओके, Z इफेक्टिव घटा तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस. तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स लेस अट्रैक्शन. ठीक है, इसलिए इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. ओके, अब अगला क्वेश्चन इस चीज को सपोर्ट करेगा. हमारे पास एक फैक्ट कि कौन इनमें से स्ट्रांग है और कौन इनमें से वीक है. तो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर या नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिपेंड्स अपॉन E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हैलोजेंस. तो यहां पे आप कोई तीर तुक्का नहीं मारेंगे कि ये बता दो वो बता दो, नहीं. वी हैव फैक्ट, प्रैक्टिकल एविडेंस कि क्यों फ्लोरीन है और क्यों आयोडीन वीक है और फ्लोरीन जो है वो स्ट्रांग है. ओके, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है. ये रही फ्लोरीन, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, एनाइन के साथ ये अगर कंबाइन करती है, व्हाट इट विल डू, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर ले लेगी और इसको ऑक्सीडाइज कर देगी. ठीक है, कैसे? ये बन जाएगी 2F नेगेटिव प्लस X2. ओके, अब ये रही क्लोरीन, इट विल ऑल्सो डू द सेम थिंग, 2 क्लोराइड आइंस और ये बन गया X2. This is bromine, it will also do the same thing, 2X negative, 2Br negative and X2. अब ये यहाँ पे X क्या है? ये भी हैलोजेंस है, लेकिन फ्लोरीन किसमें से इलेक्ट्रॉन खींच सकती है? क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से. क्लोरीन किससे ले सकती है? फ्लोरीन से तो ले ही नहीं सकती, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है. तो यहां पे कौन कौन आ जाएगा? X. इट मे बी ब्रोमीन और आयोडीन. ब्रोमीन किससे ले सकती है इलेक्ट्रॉन? सिर्फ आयोडीन से, और किसी से नहीं ले सकती. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे अगर मैं डायरेक्ट यही लिख दूं, ब्रोमीन प्लस 2 आयोडाइड, और ये बन जाएगा 2 ब्रोमाइड प्लस आयोडीन. राइट, लेकिन यहां पे हम कितनी सारी रिएक्शंस लिख सकते हैं? आप यहां पे क्लोरीन को ब्रोमीन के साथ कर सकते हो, 2Br नेगेटिव, और ये बन जाएगा 2Cl नेगेटिव प्लस Br2. आप इसको आयोडाइड से कर सकते हो, देन यू विल गेट आयोडीन 2. और यहां पे आप किस किस के साथ इसको कोरिलेट कर सकते हो? 2Cl नेगेटिव, 2Br नेगेटिव, 2I नेगेटिव. समझ आई बात? फ्लोरीन इन तीनों से इलेक्ट्रॉन खींच सकती है, क्योंकि
अभी मैं उसका रीजन भी बताने वाली हूं। रिडक्शन पोटेंशियल की हम बात करने वाले हैं। ये चीज हो गई। अब यहां पे मैं लिख देती हूं इनकी ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी सबको। तो यहां लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन, और फ्लोरीन से क्या बन जाता है एफ नेगेटिव, देन ई नॉट क्लोरीन, उससे बन जाता है Cl नेगेटिव, देन El ब्रोमीन, और उससे बन जाता है 2Br नेगेटिव, एंड ई नॉट आयोडीन, उससे बन जाता है आयोडाइड। ठीक है, और इनकी वैल्यूज आपको पता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट, सबसे ज्यादा है, और इसकी वैल्यू जो है दिस इज प्लस 2.87, दिस इज प्लस 1.36, this is plus 1.09 and this is 0.54. इनकी ई नॉट वैल्यूज सबसे हाईएस्ट फ्लोरीन की, सबसे लोएस्ट 0.54 आयोडीन की। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इन दो को कंपेयर करूं, दिस इज हाई, दिस इज लो वैल्यू, तो आपको याद है ना, जिसकी वैल्यू लो होती है उसकी ऑक्सीडेशन और जिसकी ज्यादा होती है उसकी रिडक्शन। ठीक है, यही रीजन है इन तीनों की ऑक्सीडेशन हो सकती है जब फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे। सिर्फ इन दो की ऑक्सीडेशन होगी जब क्लोरीन इनके साथ रिएक्ट करेगी, और सिर्फ आयोडीन की ऑक्सीडेशन होगी जब ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट करेगी। क्लियर हुई बात? तो ऊपर से नीचे जाते हुए, मतलब फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ को जाते हुए, टेंडेंसी टू give electron, tendency to give electron means to undergo oxidation increases. ठीक है, and tendency to gain electron, that is to undergo reduction, decreases. ऊपर से नीचे को जाते हुए इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा हो रही है। इसका उल्टा करें, नीचे से ऊपर को जाते हुए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स मींस ई नॉट रिडक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज। ई नॉट रिडक्शन इंक्रीज कर रहा है मींस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। इसका मतलब आयोडीन और ब्रोमीन होंगे तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये देगा इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर को जाते हुए इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। यही रीजन है कि अब यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेस पे आप नहीं कह सकते दिस इज द प्रैक्टिकल एविडेंस वी आर हैविंग। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल क्वाइट ऑब्वियस, जिसका ज्यादा इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और वो कौन है जिसका सबसे ज्यादा है, दैट इज फ्लोरीन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अच्छे से देखना, उसमें ये वैल्यूज मेंशन्ड है, राइट? तो इसलिए दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी and this tendency decreases down the group and that can be explained on the basis of E naught reduction potential. Okay. हो गया ना क्लियर? Well, अब जब फ्लोरीन और क्लोरीन की बात आती है, ओके, एक तो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, अब इसके लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना दैट इज नॉट अ सिंगल स्टेप। हम कहेंगे क्वेश्चन इज, in spite of having less electron gain enthalpy, fluorine is less electron gain enthalpy of fluorine than electron gain enthalpy of chlorine। इसके बावजूद भी fluorine is strong oxidizing agent than chlorine। ठीक है, ऐसा क्यों भाई? मतलब फॉर्मेशन ऑफ F नेगेटिव एंड फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव, तो यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज -333
एंड इट वाज अराउंड 349 किलो जूल पर मोल। अरे ये तो कम है, इलेक्ट्रॉन लेकर कम एनर्जी बाहर जा रही है, मींस F नेगेटिव जो है वो अनस्टेबल है, लेकिन Cl नेगेटिव इट इज मोर स्टेबल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी इसको क्यों कहा जाता है? व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी? क्या ये सिर्फ ऐसे ही एक वन स्टेप रिएक्शन है? नहीं। अगर आपको बॉर्न हैबर साइकिल याद हो, ठीक है, उसमें क्या रहता है, हम इसमें बात करते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम, लेकिन आयन की स्टेबिलिटी दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, देखो हमारे पास सबसे पहले है फ्लोरीन। ओके, दिस इज इन गैसियस स्टेट। वेल, पहले मुझे इसके बॉन्ड को तोड़ना है, तो यहां पे लगेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या मैं सीधा लिखूंगी बॉन्ड एनर्जी। तो यहां बन जाएंगे 2F नेगेटिव, लेकिन मुझे कम चाहिए, तो मैं इसको क्या कर देती हूं, लेट इट बी हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन। अब क्योंकि ये एनर्जी बॉन्ड तोड़ने के लिए लग रही है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये बन जाएगा F। अकेला बनाया मैंने, हाफ लगाई ना, तो ये मैंने सिंगल लिखा। It is again in gaseous state. Okay, it will accept one electron and form F negative. यहां पे जो एनर्जी बाहर जाएगी दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये बाहर जाती है इट इज नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से क्लोरीन का भी केस है। ठीक है, सेम तरीके से क्लोरीन देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, इसको बॉन्ड एनर्जी लिखो या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखो, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये रही क्लोरीन बॉन्ड, इसको तोड़ा, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको पता है वो फुल फ्लेज रहती है। मैं आगे उसकी वैल्यूज लूंगी, जैसे इसकी वैल्यू है 242.6, तो ये इन दोनों के लिए है। तो अगर, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही आयन लेना है, तो मैं इसको हाफ कर दूंगी, दैट इज वाई आई एम राइटिंग हियर हाफ। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो बन गया एनाइन, और एनाइन भी किस में है, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। ठीक है, दोनों ने ही, ये बन गया फ्लोराइड, ये बन गया क्लोराइड, लेकिन स्टेबिलिटी किस में आएगी, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। तो मैंने दोनों को ही पानी में डिसॉल्व कर दिया, एक्वस में डाल दिया। नाउ इट विल फॉर्म F नेगेटिव एक्वस एंड इट विल फॉर्म Cl नेगेटिव एक्वस। जिस वक्त कोई भी चीज पानी में डिप करती है उसकी हाइड्रेशन होती है, और आपको पता है एनर्जी हमेशा बाहर जाती है, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी, एंड दिस हाइड्रेशन एनर्जी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। डेल्टा H हाइड्रेशन, ये हमेशा नेगेटिव होगी, एनर्जी बाहर जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों ही रिएक्शंस का मैंने दोनों के एग्जांपल्स आपको दे दिए। डेल्टा H फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शंस किसके बराबर होता है, आपको सबका सब टोटल करना है। ठीक है, तो सम टोटल किया तो आपके पास आया डेल्टा H, इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। आप साइन प्लस का ही डालोगे, यू विल पुट द साइन ऑफ प्लस, क्योंकि जो एनर्जी बाहर जा रही है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं इस चीज को, ये जो वैल्यूज हैं मेरे को फ्लोरीन के लिए भी लिखनी है, क्लोरीन के लिए भी लिखनी है। ठीक है, तो मेरे पास अब आ गया इधर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, ये तो एक जनरल मैंने आपको मेथड बताया, अभी आप देखना, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये रही डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके बाद डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी, और सबसे लास्ट में हम निकालेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन के केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 158.8, याद है ना आपको, यही इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रहती है। और क्लोरीन के केस में इट इज 242.6। 242.6। ओके, इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया,
79.4। और इसको सॉल्व करके हमारे पास 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 221.3 ये वैल्यू आ गई। ओके, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यू नो वेरी वेल इट इज -338, मैंने 333 बोला था, एंड दिस इज 349 एक इलेक्ट्रॉन के लिए। हाइड्रेशन एनर्जी, अब फ्लोरीन की जब एक एटम बनती है और उधर वो हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है, दैट इज -515, एंड हाइड्रेशन एनर्जी इन केस ऑफ क्लोरीन इट इज -381। अगर मैं इन वैल्यूज को इधर ही पुट करूं तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई हाफ इंटू 158.8, ये आ गई 1/2 इंटू 242.6। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज -338, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट इज -349, और हाइड्रेशन एनर्जी इसकी है -1515 एंड इसकी है -381। ठीक है, सबका प्लस करो। डेल्टा एच इट विल बी इक्वल टू 79.4 प्लस -338 प्लस -515, और इसको सॉल्व करेंगे आप, और इधर डेल्टा एच इट विल बी इक्वल टू माइनस, ये हमें लगानी है, इट विल नॉट बी इन माइनस, इट इज 121.3 प्लस -349 प्लस -381। अब आप इसका आंसर निकालें तो इट विल कम आउट टू बी -678.6 and it will be -608.4। तो अब आप मेरे को बताइए किसकी ज्यादा एनर्जी बाहर जा रही है। देखो जरा, सबसे ज्यादा बाहर जाने वाली एनर्जी किसकी है? फ्लोरीन की। तो फिर फ्लोराइड आयन ज्यादा स्टेबल नहीं होगा क्लोराइड के कंपैरिजन में, इसीलिए फ्लोरीन इज अ बेस्ट एंड बेटर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। अब क्वेश्चन, क्लोरीन के केस में हाइड्रेशन एनर्जी इतनी कम, फ्लोरीन के केस में हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे? हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट आप लोगों को मैक्सिमम को तो याद होगा, ठीक है। अब देखो, हमारे पास एक कंटेनर के अंदर सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया हमने, सेम कंटेनर, ठीक है। अब देखो दोनों में मैंने बराबर बराबर वाटर ऐड कर दिया। लेट इट बी दिस वाटर इज 100 ml एंड दिस वाटर इज ऑल्सो 100 ml, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया टेनिस बॉल, ठीक है, मैंने इधर डाल दी टेनिस बॉल। तो टेनिस बॉल जो है वो पूरी की पूरी इसमें हर तरफ से वाटर उसको कवर कर लेगा। और इधर मैंने डाल दिया फुटबॉल, फुटबॉल इसके अंदर जाएगा। चलो ये मैं इसकी सेकंड स्टेज बना रही हूं। फुटबॉल इसके अंदर चला भी गया तो उसका सिर्फ इतना सा एरिया, फुटबॉल का सिर्फ इतना सा एरिया ही हाइड्रेटेड हुआ। तो एक सिंपल सी बात याद रखना, स्मॉलर इज द साइज मोर विल बी हाइड्रेशन एनर्जी। जितना साइज छोटा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। पानी अगर कम हो तो आप एक छोटा सा टॉवल तो धो सकते हैं, बड़ी बेडशीट नहीं धो सकते। उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, उसको ज्यादा पानी चाहिए। लेकिन छोटे सरफेस की अगर कोई आर्टिकल आप लेते हो, आप अपना हैंकी लेते हो या अपना छोटा सा टॉवल लेते हो, तो वो पूरे का पूरा भीग जाएगा। इट विल बी हाईली हाइड्रेटेड, और जो जितना ज्यादा हाइड्रेटेड होगा उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी बाहर जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि साइज ऑफ F नेगेटिव इज टू स्मॉल, आपको पता है आयनिक रेडिया या पढ़ के आए हो, इज टू स्मॉल देन Cl नेगेटिव, देयरफॉर हाइड्रेशन एनर्जी इज मैक्सिमम इन केस ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड जब एक्वस बनता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, बाहर जाने वाली एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। मेरी बात समझे?
प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन कंसेप्ट पुराना है, आपने पहले पढ़ा हुआ है इसको, बॉर्न हैबर साइकिल को, जब हम आयनिक बॉन्ड्स के अंदर सोडियम और क्लोराइड के कंपाउंड्स बनाते हैं वहां आप करते हो इसको, ठीक है। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट हम और बहुत जगहों पे लगाते हैं। आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, रादर ये क्वेश्चन आप डी ब्लॉक में करेंगे, लेकिन यहां क्योंकि कंसेप्ट आया है तो मैं बताना चाहती हूँ। कॉपर 1 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। कॉपर 1 पॉजिटिव, ये रहा सिंपल कॉपर, दिस इज 4s1 3d10, दिस इज 3d10, दिस इज 3d9। दोनों में से ज्यादा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, ठीक है। कॉपर 1 पॉजिटिव इज सिमेट्रिकल, stable, right, then copper 2 positive, but compounds of copper 2 positive are more stable and found, जबकि कॉपर 1 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इज मोर स्टेबल इन स्पाइट ऑफ हैविंग अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मीन्स कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इज मोर स्टेबल देन कॉपर 1 पॉजिटिव इवन विथ अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। रीजन अगेन, इसका साइज कॉपर 1 पॉजिटिव का बड़ा और कॉपर 2 पॉजिटिव का छोटा। छोटा क्यों हो जाएगा, इसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग हो गया और उसने साइज को क्या कर दिया, स्मॉल, लेकिन इसमें से तो 2 चले गए, साइज और ज्यादा स्मॉल हो जाता है। तो जितना हायर पॉजिटिव चार्ज साइज उतना ही स्मॉल, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि अब रीजन यहां पे क्या आएगा, साइज ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इज स्मॉलर देन साइज ऑफ कॉपर 1 पॉजिटिव, देयरफॉर हाइड्रेशन एनर्जी इज लार्जर देन हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 1 पॉजिटिव। अब एक चीज देखिए, यहां कितना डिफरेंस था, 11 का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो वो आसानी से आने वाले गेस्ट को अकोमोडेट कर लेता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन व्हाट अबाउट हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी तो फ्लोरीन की इतनी ज्यादा है दैट इट कैन कंपनसेट इट्स लेसर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज कंपेयर टू क्लोरीन। उसके पास ये वाली एनर्जी भी है, ब्रह्मास्त्र इधर भी है उसके पास, कि उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं 11 ही तो है, लेकिन मेरा और अपना डिफरेंस देख हाइड्रेशन एनर्जी के अंदर, ठीक है। इसलिए फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आयोडीन इज द लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, हो गया। तो ये रीजन रहेगा इसमें कंसेप्ट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। अब मैं एक बार आपको बॉर्न हैबर साइकिल फिर से बता देती हूं, बहुत से बच्चों को ध्यान भी नहीं होगा। देखिए, मैं एक सिंपल सा कंपाउंड बनाने लगी, मुझे बनाना है सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम सॉलिड क्लोरीन गैसियस, और ये बनेगा NaCl सॉलिड, ठीक है। ओके, कैसे बनेगा, सीधा नहीं बन जाएगा, एक स्टेप में पहले आपको सोडियम को लगानी पड़ेगी डेल्टा H सब्लिमेशन, और ये बन जाएगा सोडियम गैसियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करना या इलेक्ट्रॉन हटाना दोनों ही आइसोलेटेड गैसियस एटम की स्टेट में होंगे। ओके, फिर आपने लगाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और ये बन गया Na, यहां पे हो गया -1 इलेक्ट्रॉन, यहां हो गया -1 इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया Na पॉजिटिव गैसियस, डन। ओके, दूसरी तरफ आप लगाएंगे हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये बन गई क्लोरीन, ठीक है। इसके बाद आप लगाएंगे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये बन गया Cl नेगेटिव, इट इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट। ओके, अब इसकी भी हुई हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, वहां आप इनको डायरेक्ट जोड़ देते थे, चलिए वहां पे आप इसको ऐसे करते थे। अब ये दोनों, ये बन गया केटाइन और ये बन गया एनाइन।
अब इनके बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी? केटाइन और एनाइन के बीच में, यस, इट वाज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी हमेशा बाहर जाती है, जब दो आयंस मिलेंगे लैटिस एनर्जी हमेशा बाहर जाएगी। अब इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा एच किसके बराबर आप लिखते थे? इट वाज डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाफ प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी। अब अगर तो डेल्टा एच निकालना है तो लैटिस एनर्जी गिवन होगी, अदरवाइज डेल्टा एच दिया होता है और आप लैटिस एनर्जी निकालते हैं। सब्लिमेशन आप लगाते हो, इट विल बी इन पॉजिटिव। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट विल बी इन पॉजिटिव, इट विल बी इन पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव एंड लैटिस एनर्जी इट इज ऑल्सो नेगेटिव। तो दिस इज कॉल्ड बॉर्न-हैबर साइकिल, ठीक है। लेकिन जब आप आयॉन्स की बात कर रहे हो, सिर्फ उनकी स्टेबिलिटी की बात करते हो, तब आप इसको कहां लेके जाओगे? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। मींस आप यहां पे भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहां सिर्फ लैटिस एनर्जी की बात है। सोडियम की भी हाइड्रेशन कर दो, क्लोराइड की भी हाइड्रेशन कर दो, डजंट मैटर, और फिर उनकी लैटिस एनर्जी निकालिए आप, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी नेगेटिव, और उसके बाद ये बन गया क्लोराइड एक्वस, ये बन गया सोडियम एक्वस, देन दे कंबाइन एंड इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी से पहले हमारे पास दो चीजें और यहां पे ऐड हो जाएंगी, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम प्लस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड, ठीक है। मतलब अभी तक की क्लासेस में आप सिर्फ इतना ले रहे हो, सिर्फ बॉर्न-हैबर साइकिल मैंने बताना था, काफी बच्चों को रिमाइंड हो गया होगा, ठीक है। तो अब आयन की स्टेबिलिटी आपने किसके बेस पे करी? हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट सीखा आपने, ठीक। तो अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इधर को जाते हुए ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीज कर रही है, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या करेगी? इंक्रीज। इसका मतलब फ्लोरीन के साथ रिड्यूसिंग एजेंट कभी लगाना ही नहीं। आयोडीन इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये वर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट इट इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ओके, अब देखिए एक चीज और, क्वेश्चन, हाउ halogens react with water or explain oxidizing nature with respect to reaction with water. वाटर के साथ रिएक्ट करके हैलोजेंस क्या करती हैं? सो देखिए, इनकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर का पता चलता है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। फ्लोरीन, इट ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजेज वाटर टू ऑक्सीजन, ठीक। बाकी हैलोजेंस में से कोई भी वाटर में से ऑक्सीजन को नहीं निकाल सकता। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं फ्लोरीन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब ये जो हैलोजेंस हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, दे फॉर्म हाइपोहेलस एसिड एंड हैलोजन एसिड। ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे, बट दे फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड्स। ये दोनों ही हैं इसके ऑक्सो एसिड्स, और साथ में क्या बना रहे हैं? halogen acid, HCl and HBr. In case of iodine, this reaction is non-spontaneous. लेकिन iodide, it can react with oxygen, not with water. Remember, it can react with oxygen to form iodine. अब देखो, iodide से बन गया iodine, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। There is loss of electron, means it is showing reducing nature, ठीक है।
इट इज शोइंग रिड्यूसिंग नेचर, और बाकी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो कर रहे हैं। तो यहां से आइडिया लगता है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आयोडीन इज द वीकेस्ट, रादर इट बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट नॉट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस बन सकते थे, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकती थी, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन दिख जाता है प्रीवियस ईयर्स का, डू राइट इन कमेंट सेक्शन और अपना फोन नंबर छोड़ दीजिए साथ में। आई डेफिनेटली कॉल यू बैक एंड आंसर योर क्वेरी, राइट? ओके, नाउ अब हम बात करेंगे इसके हाइड्राइड्स के बारे में। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, आपको पता है जनरल से रिएक्शन है, हैलोजेंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म HX, दीज आर हाइड्राइड्स। और हम इनको क्या बोलते हैं, हैलोजन एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, राइट? और हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, ओके। अब देखिए रिएक्टिविटी, आपका पहला क्वेश्चन, ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस में आते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स हाइड्रोजन हैज ऑर्डर। आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, फॉलोड बाय क्लोरीन, फॉलोड बाय ब्रोमीन एंड लास्ट में आती है आयोडीन। देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इनका आपस में जो रिएक्शन है दैट इज वायलेंट, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव, हाई एनर्जी इज रिलीज, तब जाके बनता है HF। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है, वी रिक्वायर डिफ्यूज्ड लाइट। हम नहीं बोलते कि सनलाइट में ही रिएक्शन होगा, डिफ्यूज्ड लाइट। डिफ्यूज लाइट क्या होती है, आप कमरे में बैठे हो और बाहर डे लाइट है, तो कमरे में भी तो रोशनी फील होती है ना, डायरेक्ट नहीं आ रही है बट डिफ्यूज्ड है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड लाइट। तो ये बन जाएगा HCl, HBr। HBr बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू सप्लाई हीट, आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। और जब HI बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, आपको हीट भी करना है, और ये रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के बहुत ज्यादा टाइम लेती है। ठीक है, तो ये थे इसका पहला क्वेश्चन, हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज टेक ओवर करते हैं हाइड्राइड्स की, जैसे आप प्रीवियस ग्रुप्स के अंदर करते आए हैं ना। तो सबसे पहली बात इज फिजिकल स्टेट ऑफ हाइड्राइड्स। ओके, मेरे पास है HF, HCl, HBr एंड HI। तो अगर इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में आप बात करें तो इट इज लिक्विड, और ये तीनों की तीनों है गैसेस। अगेन योर वन मार्क क्वेश्चन, व्हाई इट इज लिक्विड? क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इस वजह से इट एग्जिस्ट एज लिक्विड। बाकियों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज क्वाइट लेस एज कंपेयर टू फ्लोरीन, इसलिए वो एग्जिस्ट करती हैं एज गैसेस। ठीक है, अब HF जब लिक्विड है तो इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन जब ये सॉलिडिफाई होता है इट इज जिगजैग, इट फाउंड अ जिगजैग स्ट्रक्चर। ऐसे, ठीक है, जिगजैग, जितना मर्जी इसको बड़ा बना दीजिए आप, इस तरीके से। इट इज इन सॉलिड स्टेट। तो ये बच्चे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। इसका स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HF इन लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट? लिक्विड में लीनियर और सॉलिड के अंदर जिगजैग। हो गया? ओके, आओ नेक्स्ट इज इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। ये तो थी इनकी फिजिकल स्टेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैं दोनों को ही साथ में लिख देती हूं।
These are melting points and these are boiling points. In case of melting points, it is 190. Now it is in Kelvin. 190, 159, then 185 and 222. ठीक है. और boiling points, it is again in Kelvin. It is 293, it is 189 and 206 and 238. ओके, दोनों में सेम ट्रेंड. यहां से यहां तक डिक्रीज किया और यहां से यहां पे इंक्रीज, यहां से यहां तक डिक्रीज और यहां से उसके बाद इंक्रीज. जबकि होना तो ये चाहिए था कि नीचे को जाते जाते ये इंक्रीज करता जाता. ओके, इन दोनों का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज ग्रेटर देन अदर. मैं किसी का नाम नहीं लिखूंगी. अदर हाइड्राइड्स. रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दे एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल. उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है. ठीक है. ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स. देयरफॉर डेंसिटी इंक्रीजेस and correspondingly melting and boiling points also increases. Clear? HCl के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन फिर HCl से HI तक क्यों बढ़ा, उसका रीजन भी आप जानते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन आएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज फ्रॉम HCl टू HI. यहां से यहां तक डिक्रीज हुए. आंसर क्लियर. अब यहां से यहां तक इंक्रीज क्यों हुए? रीजन, मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. मॉलिक्यूलर साइज बढ़ गया. देयरफॉर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, तो उसकी वजह से क्या होगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. ठीक है. मॉलिक्यूलर साइज, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम increases. Therefore melting and boiling points increases down the group from HCl to HI. एक तो मॉलिक्यूलर साइज की वजह से डेंसिटी बढ़ गई, लेकिन यहां पे कैसे बढ़ी थी? इधर मॉलिक्यूलर साइज की वजह से डेंसिटी बढ़ी, लेकिन इधर क्या था? थोड़ी जगह के अंदर HF ज्यादा आ गए. लेकिन यहां पे इतनी जगह में इतने, लेकिन यहां पे इतनी सी जगह में एक ही मॉलिक्यूल आया. मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है. HF का मॉलिक्यूलर मास और HI का कंपेयर करके देखो. ठीक है. एक छोटा सा नींबू है तो एक बड़ा सा कद्दू, तो डेंसिटी तो क्वाइट ऑब्वियस, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ. ठीक है. तो ये था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. अब हम बात करेंगे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में. अब देखो, थर्मल स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब कि जब हम इनको हीट करें, कौन सबसे पहले टूटेगा? थर्मल स्टेबिलिटी. मेरे पास है HF, HCl, HBr, HI. ठीक है. थर्मल स्टेबिलिटी, मैं गर्म करूं इनको, मैं इनको हीट सप्लाई करूं, तो सबसे पहले वो टूटेगा जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है. ठीक है. देख लीजिए, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इट इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, तो इसको तोड़ना सबसे मुश्किल होगा. बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, देयरफॉर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो सबसे पहले कौन टूटेगा? HI. ठीक है. तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. इसका मतलब सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है HF, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr. ठीक है. क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है दैट इज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, देयरफॉर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप.
ओके, इसी के साथ आती है हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर। अच्छा, उससे पहले देखिए HF, सो इट इज स्टेबल अप टू 1500 केल्विन। इसकी एनर्जी है 574 केल्विन, तो इसको आप 1500 केल्विन तक हीट करेंगे, ये तभी जाके टूटेगा। ठीक है, इसके अलावा अब HCl और HI तक अगर हम बात करें, इनको आप किस टेम्परेचर तक हीट कर सकते हैं, ये देखिए। HF and HCl, they can be broken up to 1500 Kelvin. HF and HCl ये 1500 केल्विन तक हीट को बियर कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं इसका बिल्कुल हाफ 700 केल्विन। आप थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, ये 700 केल्विन पे पहुंचते ही 10% टूट जाता है HBr और 20% उससे डबल टूट जाता है HI। तो आप देखो, बिगनिंग के दो 1500 तक का टेम्परेचर बियर करेंगे और लास्ट वाले दो 700 केल्विन का। ठीक है, तो कितनी हीट को ये बियर कर सकते हैं, वहां से इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का पता चलता है। ठीक, अब यहीं से मैं बात करूंगी रिड्यूसिंग नेचर की, टेंडेंसी टू रिलीज H। ठीक है, कौन सबसे पहले H देगा? क्वाइट ऑब्वियस, HI। ठीक है, तो वो सबसे पहले टूटेगा। ठीक है, एज थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, therefore reducing nature increases। HF, HCl, HBr, HI ये सबसे पहले टूटेगा, इसलिए reducing nature increases down the group। तो इस तरीके से आप इसकी रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आपको मैंने बताया था HI ये इट इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन HF इसको कंसीडर भी नहीं करना। इट इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट, रादर इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो बीच में रहे हमारे पास HCl एंड HBr, दीज आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग नेचर की, तो नीचे को जाते हुए रिड्यूसिंग नेचर बढ़ती जाती है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था फ्लोरीन के केस में कि फ्लोरीन जो है इट इज नॉट कंसिडर्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये उसी का कंपाउंड है HF। इसको आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिखना ही नहीं, ना वीक ना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। हाँ, आगे वाले दोनों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास बस एक लास्ट इसकी वो बची जो प्रॉपर्टी हम हाइड्राइड्स की शेयर करते हैं, दैट इज एसिडिक नेचर। ओके, अब एसिडिक नेचर कौन है भाई? जो सबसे पहले H पॉजिटिव देगा, HF, HCl, HBr, HI। इनकी एसिडिक नेचर जो है वो हम देखते हैं कौन सबसे पहले H देता है। आप सबने इसका नाम सुना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, HI is the strongest acid and HF is the weakest acid। ठीक है, तो एसिडिक नेचर ये रही, it increases down the group and HF weakest acid, HI it is strongest acid, right? Okay, tendency to release H positive, that is to behave as acid, increases down the group with decrease in bond dissociation energy। आप इस कहानी को लंबा भी लिख सकते हैं, कैसे? Bond dissociation energy decreases down the group, therefore HI, therefore tendency। अच्छा, इसको आप
ऐसा लिख सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी decreases down the group, bond dissociation energy again decreases down the group, therefore tendency to release H positive increases down the group. ठीक है, तो आप इस बात को इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो इट वॉज ऑल अबाउट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन एसिड्स. ठीक है, ओके. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. हम बातों किए जा रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. क्यों भाई? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कंसेप्ट इट्स ओके, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्यों कम हो गई? और व्हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप? ये देखो, दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, बॉन्ड लेंथ. HF की बॉन्ड लेंथ, सारी बॉन्ड लेंथ मैंने लिखी है पिकोमीटर्स के अंदर. इट इज हैविंग smallest bond length and it is having longest bond length. और आपको पता है bond length और bond energy these are inversely related. bond length ज्यादा तो bond energy कम, therefore bond energy of HI is least as it has मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ. उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी सबसे कम. तो ये भी एक रीजन है दैट व्हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप और व्हाई थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो थर्मल स्टेबिलिटी कम है, इसीलिए HF आसानी से टूटकर H पॉजिटिव एंड F नेगेटिव नहीं देता एज कंपेयर टू HI, H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव. दिस इज very easy process and this process is very less spontaneous. एक तो वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्डेड है, बहुत स्मॉल है इसका साइज, और उसका साइज ऑलमोस्ट इससे डबल है, बॉन्ड लेंथ बिल्कुल ज्यादा. ठीक है, यहां पे ये तो इतना ही रहा और फ्लोरीन का साइज है इतना. ठीक है, हाइड्रोजन तो इतनी ही रही, क्लोरीन का साइज है इतना, हाइड्रोजन तो इतनी ही रही, ब्रोमीन का साइज हो गया इतना, और हाइड्रोजन तो उतनी ही रही और आयोडीन का साइज हो गया इतना. तो आप अंदाजा लगाइए स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड कहां स्टैंड करेगी. क्वाइट ऑब्वियस सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड इसके हाइड्राइड्स के बारे में और उनकी वेरियस प्रॉपर्टीज के बारे में. ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और उसमें हम बात करने वाले हैं ऑक्साइड्स, रिएक्टिविटी विद मेटल्स एंड यस ऑक्सो एसिड्स. ठीक है, सो इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट अगले वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे. ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के अंदर. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.